हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। आज हम देखेंगे हिस्ट्री क्लास 12 वाले पुस्तक का दूसरे अध्याय का कुछ प्रमुख तिथियां। कल हमने देख लिया था कुछ महत्वपूर्ण शब्द, आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और इसी चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण तिथि। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथि हम देखते हैं। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था भारत पे? सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था 327 बीसी से 325 बीसी, मतलब कि 327 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक का शासन कब था? अशोक का जो शासन था 272 या 268, इसका फिक्स तिथि नहीं पता है, डेट नहीं पता है। तो 272 से 268 बीसी से 231 बीसी तक उसका शासन था। और मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ था? वह हुआ था 185 बीसी में। ठीक है, जो कि अब हम देखते हैं दक्षिण भारत में क्या है। दक्षिण भारत में चोल, क्या है, दक्षिण भारत में चोल, चेल, पांड, ढक्कन में सातवाहन, पश्चिमोत्तर में शक का शासन जो था वो 200 बीसी से 100 बीसी के बीच था। क्या है, 200 बीसी से 100 बीसी तक था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कनिष्क का राजरोहन कब हुआ था? कनिष्क का जो राजरोहन था वो 78 बीसी पूर्व में हुआ था। कब? 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गुप्त शासक का आरंभ कब हुआ था? शुरुआत कब हुआ था? वह हुआ था 320 ईस्वी में। ईस्वी, अब देखिए यहाँ ईस्वी आएगा, यह क्या था? ईसा पूर्व था। समुद्रगुप्त का शासन कब था? समुद्रगुप्त का जो शासन का समय अवधि था वह 335 से 375 ईस्वी के बीच था। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल, जो कि दक्षिण में वाकाटक का शासक था। वह 375 से 415 ईस्वी के बीच में उनका शासन था। हर्षवर्धन का शासन काल पूछ ले तो हर्षवर्धन का शासन काल था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच में। ठीक है, अरबों का सिंध पर विजय कब हुआ था? अरबों का जो सिंध पर विजय हुआ था वह हुआ था कि 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। बस इतना ही तिथि आपको याद रखना है। तिथि हम आपको इसलिए बताएं क्योंकि एग्जाम में अरेंज करने के लिए पूछ देता है। आप लोग को मान लिया गुप्त शासक का शासन अब काल दे दिया, चंद और इसका हर्षवर्धन का शासन काल, इसको बोलेगा क्रमबद्ध सजाएं। और ये इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपको ये तिथि भी बता दिया और महत्वपूर्ण शब्द भी बता दिया। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर जो इस चैप्टर में संभवतः बनते हैं। और मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पूरे चैप्टर से
जितने भी क्वेश्चन बन सकता है वो सभी क्वेश्चन मैं बना के आपको दे रहा हूँ। इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बन सकता है, तो आप मुझ पे विश्वास कीजिए और बेहिचक इसका नोट्स बनाइए जिस प्रकार मैं बनाया हूँ और आप लोगों के लिए बनाया हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी क्या है? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? इसके क्या लाभ हुए? ठीक है, क्या है? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था और इसके क्या लाभ हुए? तो चलिए देखते हैं। ब्राह्मी, देखिए उत्तर किस प्रकार लिखना है। मान लीजिए आपको उत्तर लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को आपको उतार के उसमें उसी को उतार के उत्तर में लिखना है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में निकाला था और इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। क्या? आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। अब इसे हम पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको अभी लिखना है, ठीक है। अब इस लिपि के पढ़ने के लाभ भी पूछा था, तो चलिए हम इस लिपि के पढ़ने के लाभ बताते हैं। कहते हैं पहला क्या है? पहला, इससे भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, ठीक है। इससे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के अध्ययन से भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिला। पॉइंट नंबर दूसरा क्या है? इसी के माध्यम से पूरी दुनिया ने सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त की, ठीक है, जानकारी प्राप्त की। पॉइंट नंबर अब तीसरा देखेंगे कि पॉइंट नंबर तीसरा आप देखिए, इस लिपि के पढ़ने के पश्चात क्या है? इस लिपि के पढ़ने के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावली की पुनर्रचना हो पाई। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो हमेशा ये 3 नंबर में पूछता है और अक्सर पूछता है। तो पॉइंट नंबर 4 में देखिए, इसके परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशक तक भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो पाया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कल देखेंगे और इस चैप्टर को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। तो देख रहे हैं आपको किस प्रकार से मैं सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए।